मतलब अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस मॉडल के कौन कौन से ऑप्शन हैं और क्या करना चाहिए। बिजनेस मॉडल का अगर इंडिया के अंदर मैं बोलूं तो नॉर्मली 3 मॉडल है। पहला है पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और जीएसटी लेने का सही समय क्या होगा फिर। अब यहाँ ना क्वेश्चन आता है कि क्या आपको जीएसटी लेना चाहिए या आप जीएसटी लेना चाहते हैं। यानी कि जब तक आपकी टोटल सेल 40 लाख रुपए तक की नहीं हो जाती है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा सेगमेंट आता है सर्विस सेक्टर का। ठीक है, मैंने मान लिया कि मुझे जीएसटी लेनी चाहिए, तो अब जीएसटी नंबर लेते समय मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब तो जीएसटी लेना इतना आसान हो गया। आपने भी सुना होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट 30 मिनट के अंदर आपका जीएसटी अप्रूव कर देता है या कमर्शियल स्पेस के ऊपर ही जीएसटी मिलेगा। किसी को भी ये लगता है कि किसी भी टैक्स प्रोफेशनल का, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है चाहे वो एडवोकेट्स है, उनका घर या उनका ऑफिस सिर्फ जीएसटी नंबर दिलवाने से चलता है, तो सर आपको गलतफहमी है। तो ये पॉडकास्ट किसके लिए यूजफुल होने वाला है। आज का पॉडकास्ट हर उस इंसान के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो या तो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं या इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं। काम से मेरा मतलब है बिजनेस। या उनके दिमाग में कहीं भी है कि भाई या तो आज या आज से 5 साल बाद मुझे बिजनेस में मूव करना है। तो ये सिंगल पॉडकास्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां से आपको पहले दिन से पता लगेगा कि कौन कौन से लॉज आपने ध्यान में रखने हैं अगर आप इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, ट्रेडमार्क या कंपनी एक्ट, कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जिनकी बेसिक्स आपको पहले दिन से पता होने चाहिए, ताकि चाहे आज या आज से 10 साल बाद जब आपका बिजनेस करोड़ों में पहुंच जाए तब भी आपको ना तो गवर्नमेंट से डर लगे, ना गवर्नमेंट के किसी नोटिस का सामना करना पड़े आपको। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम नॉर्मली बीइंग ए टैक्स प्रोफेशनल में 300 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ डेली बेसिस पे डिस्कशन करता हूं। आप विश्वास कीजिएगा, ऐसी ऐसी गलतियां कर रखी होती है उन्होंने कि मैं पूछता हूं कि भाई ये किससे पूछा था, कौन सा टैक्स कंसल्टेंट था जिससे आपने पूछा था। तो वो क्या कहते हैं, उस समय ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया, मेरा एक दोस्त था वो किसी कंपनी में काम करता था, उससे पूछ के हमने कर लिया। सर ऐसी ऐसी गलतियां होती है, उसके बाद उसे सुधारना पड़ता है। जो सुधर सकती है उसे हम सुधारते हैं, जो नहीं सुधर सकती उसे मिनिमम कॉस्ट में ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में उन सब का निचोड़ दूंगा आपको कि क्या क्या बिजनेसमैन गलती कर रहे हैं जो आपने नहीं करनी, क्योंकि सब गलतियां खुद करके नहीं सीखी जाती, कुछ गलतियां दूसरों के करने के बाद आपको सीख जानी चाहिए। तो ये पॉडकास्ट एक पूरा बंडल है उन सभी के लिए जो बिजनेस को सीरियस लेते हैं। मतलब ये पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नहीं, इंटरेस्टिंग की तो मैं गारंटी नहीं देता, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ओके। रीजन क्या है, ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर कि आप इस पॉडकास्ट को किस माइंडसेट से देखना चाहते हैं। क्या आप अपना डोपामिन रिलीज करना चाहते हैं सिर्फ, या आप एक्चुअल में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मैं क्यों डाउटफुल हूं कि ये इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज इंटरेस्टिंग होती है वो वाली इंफॉर्मेशन जो आपके डोपामिन रिलीज करती है। फेक मोटिवेशन, फैब्रिकेटेड फिगर्स, या एक आदमी आता है वो आपको सिर्फ बिजनेस का ब्राइट साइड दिखाता है और आप उसके अंदर से अपने आप को देखने लग जाते हो कि यार जब मैं बिजनेस करूंगा तो मैं भी इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। मगर जब आप खुद बिजनेस करना शुरू करते हो तो आपको पता लगता है कि यार ये चीज़ें तो बताई नहीं थी या ये चीज़ें तो मैंने सोची नहीं थी। उस समय क्या होता है कि आपको नेगेटिव साइड, डार्क साइड दिखना शुरू होती है बिजनेस की, जो आपने पहले ना सोची होती है ना आपको अंदाजा होता है। तो यहाँ पर मैं उस डार्क साइड से आपको रूबरू कराऊंगा ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहे कि सर जब बिजनेस करना है तो इन चीज़ों को पहले दिन से मुझे ध्यान में रखना है, ताकि जो विज़न लेके मैं आया हूँ वो विज़न क्लियर हो और वो अचीवेबल हो, ना कि बाद में मुझे झटके लगे कि यार ये तो बताया ही नहीं था। होता क्या है, हम अपने को फाउंडर के साथ या पार्टनर्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ बिजनेस की ब्राइट साइड तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब होता क्या है कि सब जब बिजनेस करते हैं तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है जो हमने पहले सोची नहीं होती है। उस समय ना हम अपने फैमिली मेंबर्स को बता पाते हैं, ना को फाउंडर्स को बता पाते हैं, ना पार्टनर के साथ डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि पहले तो हमने उन्हें बताया नहीं था। तो सर अगर आप बिजनेस रियलिटी में करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हैं, ये पॉडकास्ट पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद एटलीस्ट कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ना आपकी टीम, ना आपके टैक्स कंसल्टेंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। आपको पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर होगी कि हाँ यार ये तो मुझे पता है, इसके आगे कोई वैल्यू एडिशन करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके पास लॉ से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के बाद आ जाएगी।
सबसे पहले बिजनेस मॉडल के बारे में आप जानकारी दीजिए, मतलब अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस मॉडल के कौन कौन से ऑप्शन हैं और क्या करना चाहिए। अच्छा जी, बिजनेस मॉडल का अगर इंडिया के अंदर मैं बोलूँ तो नॉर्मली 3 मॉडल है। पहला है पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका सीक्वेंस आप कुछ भी कह लीजिएगा, मेरे मुंह में जो आया मैंने उस सीक्वेंस से बता दिया। अब नॉर्मली क्या होता है आज के टाइम में भी कि भाई जब कोई बिजनेस करना चाहता है ना, नॉर्मली होता क्या है कि एक सिंगल आदमी का कभी हिम्मत नहीं होती है। अगर मैं भी कोई बिजनेस करना चाहूँगा तो मैं भी सोचता हूँ कि यार कोई पार्टनर मिल जाए ताकि चीज़ें सेटल हो जाए आपस में, मतलब मुझे डर ना लगे। मैं अपने ऊपर ये लेके चलता हूँ कि अगर मैं भी कोई बिजनेस शुरू करता हूँ तो मैं भी कहता हूँ यार कि कोई को फाउंडर मिल जाए, मेरा काम आसान हो जाए, मेरा बजट आधा हो जाए कि आधा बंदा वो चार्ज कर लेगा। मगर इस केस के अंदर अब होता क्या है कि भाई आप और मैं हो गए, हम 2 पार्टनर हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो 2 पार्टनर है। सबसे पहले जो आजकल लाइमलाइट में है ना, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हर बंदा कहता है कि भाई मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊंगा और उसके अंदर कम से कम 2 फाउंडर चाहिए होते हैं जिसको डायरेक्टर्स कहते हैं हम, और हम तो 2 है ही। तो चलो जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ क्या होता है, इंडियन लॉज के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी थोड़ी सी मुश्किल होती है, मतलब मुश्किल भी होती है और थोड़ा सा बजट भी ज़्यादा होता है उसका। ठीक है, 10-15-20 हज़ार रुपये का आपको शुरू में बजट लग जाता है। अब होता क्या है कि भाई आपने नया नया बिजनेस शुरू किया, आप कहते हो नहीं कॉस्ट कटिंग करनी है, 15-20 हज़ार रुपये प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर बाद में लगा लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ और ऑप्शन ढूंढते हैं। अब आप और मैं है, हमने कहा यार पार्टनरशिप खोल लेते हैं। मैंने कहा हाँ पार्टनरशिप खोल लेते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। क्या है, एक पार्टनरशिप डीड बनाई, एक पैन कार्ड अप्लाई किया, बस इन दोनों के साथ आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीएसटी लिया और काम शुरू। इन दोनों के बीच में प्रोप्राइटरशिप कंसर्न मॉडल बेचारा रो रहा होता है। क्यों रो रहा होता है? क्योंकि आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अगर बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मैं किस मॉडल में करूंगा, मैं करूंगा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। रीजन क्या है, सबसे कम लॉ लगते हैं। ठीक है, आप अपने पैन कार्ड पे ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जीएसटी ले सकते हैं। आपको ना कहीं पहले दिन से रजिस्ट्रेशन कराना है, ना आपने कोई नई डीड बनानी है, ना आपने कोई नया पैन कार्ड लेना है। अपने ही पैन कार्ड के ऊपर जो आप अपने 18 साल की उम्र में आपने बना लिया होगा, जीएसटी नंबर लिया और बिजनेस शुरू। सबसे अच्छी बात क्या है, अब आप मान के चलिए, देखिए बिजनेस मैं कर रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा कि मैं पैसा कमाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अंदर पैसा कमाता हूं तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अंदर स्लैब रेट लगती है, जो टैक्स स्लैब रेट है ना, जो कि करंटली 12 लाख है। यानी कि 12 लाख रुपए तक की ईयरली इनकम आपकी टैक्स फ्री है अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में काम करते हो। 12 लाख का मतलब है 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं पार्टनरशिप से या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। पार्टनरशिप के अंदर अगर आप 10 रुपए भी कमाते हैं पूरे साल के, खर्चा वर्चा हटा के अगर 10 रुपए भी कमाते हैं, तो आपके ऊपर सीधा स्लैब रेट लगती है 30% की। 30%। यानी कि गवर्नमेंट कहती है नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए हुआ, 3 रुपए हमें दे दे। प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं मैं तो 25%, यानी कि अगर 10 रुपए कमाए हैं तो 2.5 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेगा। अभी मैंने एजुकेशन सेस और सरचार्ज नहीं जोड़ा है, आपको सिंपल बता रहा हूं मैं, इसके ऊपर भी एजुकेशन सेस और सरचार्ज जुड़ता है, उसको आप इग्नोर करो। मतलब कहने का मतलब है कि आप स्ट्रगलिंग फेस में हो, पूरे साल का 100 रुपए कमाया है, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 25 रुपए देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, और पार्टनरशिप के अंदर 30 रुपए देना पड़ेगा, और प्रोप्राइटरशिप के अंदर कुछ नहीं देना, 100 रुपए पे नहीं, 12 लाख रुपए पे कुछ भी नहीं देना। तो मेरे जैसा बंदा जो है वो बिजनेस करेगा प्रोप्राइटरशिप में। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई हम तो को फाउंडर है, प्रोप्राइटरशिप तो नाम से बता रही है कि सिंगल बंदे के नाम पे होगा, मेरा तो पार्टनर मानेगा नहीं, वो कहेगा कि भाई मैं तेरे नाम पे जीएसटी नंबर लूँ तो तेरे अंडर क्यों काम करूँ। सर आप मान जाओ, आप उसे कहो कि कोई बात नहीं, मेरे नाम पे नहीं तेरे नाम पे जीएसटी नंबर ले लेते हैं, 6 महीने काम चलाते हैं। अगर हमारा काम चल जाता है, बिकॉज बिजनेस इज अनसर्टेन, आपको खुद भी नहीं पता होता चलेगा कि नहीं चलेगा। 6 महीने देखते हैं, अगर 6 महीने मेरा बिजनेस चल गया तो भाई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से या तो प्राइवेट लिमिटेड में चले जाएंगे या पार्टनरशिप में चले जाएंगे, और उसके बाद आप बिजनेस को शिफ्ट कर देंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये समझिए, अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है, प्रोप्राइटरशिप को सरेंडर करना सबसे आसान है। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली और आपको 6 महीने बाद पता लगा कि यार मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो मुझे तो काम बंद करना पड़ेगा। आज के टाइम में एक इंसान को मारना आसान है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मारना आसान नहीं है।
आपको नेशनल ट्रिब्यूनल लॉ जो NCLT होता है वहां तक चल जाना पड़ेगा एक प्राइवेट लिमिटेड को बंद करने के लिए, चाहे आपने उसमें कुछ भी काम ना किया हो। और अगर आप बंद नहीं करते हैं, हर साल आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। चाहे आपने 10 रुपए का काम नहीं किया है, हर साल आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। ऑडिट नहीं कराते हैं तो पेनल्टी पर डे की है। इसलिए अगर आपने बात करी बिजनेस मॉडल की कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड से शुरू करें, पार्टनरशिप से शुरू करें या प्रोप्राइटरशिप से शुरू करो। सर प्रोप्राइटरशिप से शुरू करें। अगर आप 2 फाउंडर्स भी है तो भी एक के नाम पे GST ले, दूसरा आदमी सैलरी निकाले। क्योंकि अगर आप पहले 6 महीने में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रख सकते तो सर लाइफ लॉन्ग क्या पार्टनरशिप करेंगे आप आपस में। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। जब बिजनेस शुरू करें तो लॉ कम से कम आपके ऊपर एप्लीकेबल होने चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और GST लेने का सही समय क्या होगा फिर? अच्छा जी, अब यहाँ ना क्वेश्चन आता है कि क्या आपको GST लेना चाहिए या आप GST लेना चाहते हैं। अब इसका मैं आंसर आपको देता हूँ। देखिए, हमारी इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है वहाँ सबकी थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? लेट सपोज आप ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहते हैं और मैं एग्जांपल में लेता हूँ दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली के अंदर ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि सामान को बेचना चाहते हैं, सामान सेल परचेज करना चाहते हैं, तो पहली थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख की। यानी कि जब तक आपकी टोटल सेल 40 लाख रुपए तक की नहीं हो जाती है तो आपको GST नंबर लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा सेगमेंट आता है सर्विस सेक्टर का। आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेट सपोज पॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं या मैं एज ए प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट है दिल्ली के अंदर 20 लाख रुपए की। मतलब अगर आपकी जो टोटल रिसीट्स है अगर वो 20 लाख रुपए तक नहीं गई है ईयरली, तो आपको GST नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगली भी नहीं है। नोबडी कैन फोर्स यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कुछ इसकी एक्सेप्शंस है? हाँ जी, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपने आज ही बिजनेस शुरू किया, आप दिल्ली में बैठे हैं, मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपने स्टेट का ले सकते हैं। आप दिल्ली में बैठे हैं और आपका पहला ही सेल आपके स्टेट से बाहर का कटा है। लेट सपोज मैं लैपटॉप बेचता हूं, ठीक है, मैं दिल्ली में बैठा हूं और मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे 10 लैपटॉप चाहिए और वो जो 10 लैपटॉप है वो 10 लैपटॉप मैं हरियाणा में डिलीवरी चाहता हूं। यानी कि आपकी सप्लाई कहाँ होगी? हरियाणा में, दिल्ली से बाहर होगी। इस केस में आपको पहले दिन से GST नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट के अंदर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख। मगर जैसे ही आप अपनी ट्रेडिंग बिजनेस को अपने स्टेट से बाहर लेके जाते हैं तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट का कॉन्सेप्ट आपसे बाहर चला जाता है। आपको पहले ही दिन से GST नंबर लेना पड़ता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं जो काफ़ी लोग कोरिलेट कर पाएंगे। आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेट सपोज फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, अमेजोन हो गया। फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप बेचना चाहते हो तो आपको पहले दिन से वो कहते हैं जी GST नंबर अपलोड कीजिए। अब अगर आप मेरी बात मानेंगे या मेरी बात को सुनेंगे कि यार 40 लाख तो हमारी सेल हुई नहीं है, अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है, तो अभी से मुझे GST नंबर लेना ही नहीं है, तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन में आ जाते हो। क्योंकि जब आप फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो आपको नहीं पता उसका जो ऑर्डर है वो दिल्ली से आएगा या हरियाणा से आएगा। अगर आप हरियाणा से पहला ऑर्डर लेते हो तो आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर चले जाते हो, एक्सेप्शन में चले जाते हो। इसलिए जब भी आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करते हो तो वो पहले दिन से आपसे GST नंबर मांगते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, अगर आप अपने स्टेट के अंदर काम करते हो और आपकी सेल ट्रेडिंग के अंदर 40 लाख से नीचे है तो आपको GST नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सर्विस सेक्टर में हो और आपकी टोटल रिसीट्स 20 लाख से नीचे है तो आपको GST नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया का है, आपकी सेल जो है वो आपके स्टेट से बाहर कटती है, यानी कि GST नंबर जो है जो आपके जो भी सप्लाई है वो आपके स्टेट से बाहर जाती है, तो आपको पहले दिन से GST नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि मुझे GST लेनी चाहिए, तो अब GST नंबर लेते समय मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, अब तो GST लेना इतना आसान हो गया। आपने भी सुना होगा कि GST डिपार्टमेंट 30 मिनट के अंदर आपका GST अप्रूव कर देता है। तो भाई हम सब बड़े खुश हुए, एज ए टैक्स पेयर आप लोग बड़े खुश हुए कि अब तो किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत ही नहीं है, 30 मिनट के अंदर ऑटो अप्रूव आ जाता है।
मगर जब भी आप जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं, आप अपने दिमाग में ये जरूर रखिएगा कि आप अपने आप को एक टैक्स रेजीम के अंदर रजिस्टर कर रहे हैं। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे क्लियर होने चाहिए और वो सही होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका एड्रेस प्रूफ। अगर आपके नाम पे एड्रेस प्रूफ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके नाम पे एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट विद एनओसी अटैच करनी है और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हो। रीज़न बताता हूँ आपको कि होता क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, 30 मिनट्स के अंदर वो अप्रूव भी हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि जीएसटी ऑफिसर्स आपके परमाइसिस पे विजिट करते हैं। अब मान के चलिए कि जो आपका एड्रेस था वो विजिबल नहीं था या क्लियर नहीं था या ठीक नहीं था। जब जीएसटी ऑफिसर आपके परमाइसिस पे विजिट करेगा तो उसको आपका एड्रेस नहीं मिलेगा। होगा क्या, वो वापस डिपार्टमेंट जाके आपके जीएसटी नंबर को या तो कैंसिल कर देगा, सस्पेंड कर देगा या होल्ड कर देगा। और विश्वास कीजिएगा, जब किसी पैन कार्ड के ऊपर जीएसटी नंबर होल्ड होता है या सस्पेंड होता है या कैंसिल होता है, उसे रिवाइव करना डबल से भी ज़्यादा 10 गुना मुश्किल होता है। रीज़न क्या है कि अब उसको रिवाइव कराने के लिए आपको डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब उस डिपार्टमेंट के चक्कर में या तो आपको अपनी चप्पलें घिसानी होगी या आपको प्रोफेशनल हायर करना होगा। और प्रोफेशनल वैसे तो हायर होगा नहीं, वो अपनी फीस भी लेगा और साथ में डिपार्टमेंट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा दिखाने होंगे। तो आप जीएसटी नंबर लेते हुए ये मेक श्योर करेंगे कि जो जो अटैचमेंट आप लगा रहे हैं या जो जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं डिपार्टमेंट को, दैट शुड बी 100% करेक्ट। तो आपने तो बता दिया कि एड्रेस करेक्ट होनी चाहिए, बट ऐसे बहुत सारे गांव हैं इंडिया में जहां पर एड्रेस है ही नहीं। गांव के फादर के नाम से, मदर के नाम से जाने जाते हैं, तो वहां पर कैसे करें? ठीक है जी, इस क्वेश्चन के अंदर ना मैं 2 क्लैरिफिकेशन देता हूं। सबसे पहले तो कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नंबर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या कमर्शियल स्पेस के ऊपर ही जीएसटी मिलेगा। और अब दूसरा क्वेश्चन आपका कि अगर हमारे गांव में, हमारे कस्बे में हाउस नंबर होते ही नहीं तो वहां पे जीएसटी नंबर कैसे लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप जीएसटी नंबर अपने रेजिडेंशियल एरिया में भी ले सकते हैं, कमर्शियल एरिया में भी ले सकते हैं। बस आपको बिजनेस प्लेस दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं यहां से बिजनेस करूंगा और दैट शुड बी प्रॉपर। दूसरा क्वेश्चन अब आपका है कि भाई मेरे गांव में, मेरे कस्बे में हाउस नंबर नहीं होते हैं कि मेरे फादर साहब के नाम से ही हमारे पास तो सारी की सारी कम्युनिकेशन आ जाती है। तो इस केस के अंदर अब आपको अपने पोस्ट मास्टर के साथ भी एक अच्छे रिलेशन बनाने होंगे। रीज़न क्या है, कुछ शहर के अंदर तो डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है और धीरे धीरे सारे के सारे इंडिया में शुरू हो जाएगा। होगा क्या, ये जो 30 मिनट्स अप्रूवल वाला जीएसटी नंबर लिया है ना डिपार्टमेंट, ये इनिशिएटिव लाया है, अब इसके साथ वो वेलकम किट भेजना शुरू कर दिया है उन्होंने। क्योंकि हर जगह अपने ऑफिसर को भेजना पॉसिबल नहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो अब कॉन्सेप्ट क्या आया है कि जब आप अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट आपको वेलकम किट भेजेगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, यानी कि पोस्ट के थ्रू। अगर वो वेलकम किट आपके घर पर पहुंच गई तो ओके है, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन लाइक हो चुका है, डिपार्टमेंट ने कर लिया है। अगर वो वापस चली जाती है तो वही केस हो जाएगा कि आपका जो परमाइसिस है वो नॉन ट्रेसेबल है, और नॉन ट्रेसेबल के केस में आपका जीएसटी दोबारा से होल्ड कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आपको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ेंगे, प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे हाउस नंबर नहीं होते या आपको डाउट है कि वेलकम किट मेरे घर पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, तो अपने एरिया के पोस्ट मास्टर के साथ भी अब आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। जी सर, आप तो जीएसटी नंबर दिलवाते थे लोगों को, अब तो आपका काम भी बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी नंबर तो 15 मिनट में आ जाएगा ना। अच्छा, आप खुद ही अप्लाई कर लोगे? खुद ही अप्लाई कर लेंगे। तो सर अगर आपको लगता है, आपसे मेरा मतलब है, अगर किसी को भी ये लगता है कि किसी भी टैक्स प्रोफेशनल का, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है चाहे वो एडवोकेट्स है, उनका घर या उनका ऑफिस सिर्फ जीएसटी नंबर दिलवाने से चलता है, तो सर आपको गलतफहमी है। और अब मेरी बात को समझिए। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना अपलोड करे तो आपका कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, होल्ड हो सकता है, और वो बिना प्रोफेशनल की हेल्प के आप खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर जब आप मेरे पास जीएसटी नंबर लेने आते थे तो आपकी फीस होती थी 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, जो भी आपके एरिया के अंदर रेट चल रहा होगा। मगर अब जब आप फंसी में मेरे पास आएंगे,
आप कहोगे कि यार मैंने अप्लाई खुद कर दिया था, अब वो होल्ड हो गया, सस्पेंड हो गया या कैंसिल हो गया, तो भाई अब गेम मेरे पाले में आ गई है। अब मैं आपका काम 500, 1000 या 1500 में नहीं करूँगा। अब हो सकता है कि डिपार्टमेंट जाने के, आपका केस ठीक कराने के या आपका जीएसटी नंबर रिवाइव कराने के आपका प्रोफेशनल आपसे 5,000 रुपये ले ले। तो सर ये काम तो हमारे लिए अच्छा हुआ है, मगर फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि इफ़ यू आर सीरियस फॉर योर बिजनेस, तो टैक्स प्रोफेशनल्स को या किसी भी प्रोफेशनल्स को, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है चाहे एडवोकेट है, पहले दिन से अपने साथ रखिए। जीएसटी नंबर उनसे लीजिए, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा। क्योंकि अगर वो गलत अपलोड करते हैं तो यू कैन हेल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल कि सर मैंने तो आपको फीस दी थी, अब आप निपटाओ। मगर जब आप खुद अपना काम खराब करके आओगे और उनसे कहोगे जी अब आप काम ठीक करा दो, तो सर हो सकता है कि आपकी फीस 4 गुना ज़्यादा लगे। तो सर मैंने ना जीएसटी नंबर ले लिया था, ठीक है। मैंने सोचा था मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बट मेरा बिजनेस उस तरीके से नहीं चला। और अब क्या है, मैंने जीएसटी मतलब जीरो सेल है तो मैं जीएसटी भर भी नहीं रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली? मतलब जीएसटी रिटर्न नहीं भर रिटर्न नहीं भर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है। मैंने इसके ऊपर एक रील बनाई थी और वो रील 5 मिलियन क्रॉस कर गई है। क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी नंबर ले लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब आप कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आता है तो डोपामाइन हमारे रिलीज होते हैं, पहले दिन से जीएसटी नंबर ले लेता आदमी। उसके बाद क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस में, बिजनेस उस हिसाब से ग्रो नहीं करता जिस हिसाब से आप करना चाहते हो, और होता क्या है कि आप बिजनेस को बंद कर देते हो। अब एज ए ह्यूमन टेंडेंसी हमारी क्या होती है कि जीएसटी रिटर्न तो जब फाइल होगी जब सेल होगी। अब मेरी सेल ही नहीं है तो इसका मतलब मैं जीएसटी रिटर्न क्यों फाइल करूं? तो सर ये बताना चाहता हूं कि जीएसटी नंबर ना एक बच्चे की तरह होता है। अगर आपने पैदा कर दिया तो उसको पालना पड़ेगा, उसको फीड कराना पड़ेगा, और जीएसटी नंबर की फीडिंग है जीएसटी रिटर्न्स। तो अगर आपकी सेल जीरो भी है, आप कुछ भी सेल नहीं कर रहे हो, तो आपको मंथली या क्वार्टरली जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर नील की रिटर्न है तो पर डे 20 रुपीज़ पेनल्टी, और अगर 10 रुपये 5 रुपये की आपने सेल कर रखी है तो पर डे 100 रुपीज़ पेनल्टी, और एक महीने की 2 रिटर्न्स होती है, GSTR 1 और GSTR 3B। अब मान के चलिए आपने ये दोनों रिटर्न्स अगले 1 साल के लिए डिफॉल्ट कर रखा है, तो सर आपकी जो पेनल्टीज है वो लाखों में पहुंच जाएगी 1 साल के अंदर। अब क्वेश्चन अगला आता है कि भाई पहुंचने दो, मैं जमा ही नहीं करूंगा कि जब मेरी कोई रिटर्न ही नहीं है, मेरी कोई सेल ही नहीं है, तो मैं जीएसटी नंबर मैंने ले लिया गलती से, अब मैं तो ना जीएसटी रिटर्न फाइल करूंगा और पेनल्टी की तो बात छोड़ो। तो अगर हम ये सोचते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, यहाँ पे आपकी लड़ाई सिस्टम से है। एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि जब आपने जीएसटी नंबर लिया था ना तो आपने वहाँ पे अपना रजिस्टर मेल आईडी भी दी थी और मोबाइल नंबर भी दिया था। कुछ दिनों के बाद आपके पास एक नोटिस आएगा कि जी आपकी इतनी पेनल्टी है और आपके पास ये आपकी हियरिंग डेट है, आ जाओ। सर अच्छे जो बिजनेसमैन है, जो या फिर जो कहते हैं ना कि हम तो दबंग हैं, उनकी नींदें उड़ती देखी है हमने। क्योंकि सामने कोई आदमी नहीं है जिससे आप जीत जाओगे, सामने है डिपार्टमेंट। ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी का लॉस कर दोगे आप, लॉस आपका ही होगा अगर आप कंप्लायंसेस पूरे नहीं करेंगे। तो अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सेल हो रही है या नहीं हो रही है, आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर ये पॉडकास्ट देख के आपको भी टेंशन हो रही है क्योंकि जीएसटी नंबर आपने भी लिया हुआ है और जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करी हुई है, तो जितनी जल्दी हो सके डिपार्टमेंट जाए, अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाए। किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं वो लीजिए, अदरवाइज खुद आपके पास समय है तो जाइए, मगर इसको पेंडिंग मत छोड़िए, क्योंकि आज नहीं तो 2 साल बाद आपको इस कंडीशन का सामना करना पड़ेगा जो मैंने इस आंसर में बताया है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी नोटिस है वो ऑटो जनरेटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिसर आपको दे रहा है। अगर आप एआई यूज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी कर रही है, उनके पास पूरी लिस्ट आ जाती है कि इस आदमी ने 2 महीने से 3 महीने से रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो उनका एक नोटिस आपकी नींद उड़ा सकता है। तो अगर आप जीएसटी नंबर ले चुके हैं, लेना चाहते हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही है।
अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्या मैं जीएसटी रिटर्न फाइल खुद कर सकता हूँ या मुझे प्रोफेशनल की ही नीड पड़ेगी? अच्छा जी, अब ये इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्वेश्चन को मैं चेंज ऐसे करूंगा कि आपको जीएसटी रिटर्न फाइल प्रोफेशनल से करवानी चाहिए या करवानी पड़ेगी। यानी कि एक जगह तो आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई कि आप चाहते हैं तो करा सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं करा सकते। दूसरी जगह मेंटेशन आ गई कि नहीं करानी ही पड़ेगी। तो सर ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। आप करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो यूट्यूब से सीख के लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ जीएसटी रिटर्न है, मगर हमें बार बार एक चीज को ध्यान रखना है कि जीएसटी रिटर्न आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कर रहे हो, तो आपका जितना भी डेटा जा रहा है ना, दैट शुड बी एक्यूरेट। अब वो उस चीज को मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं बिजनेस को दो सेगमेंट में बाइफरकेट करता हूं, एक ऑफलाइन बिजनेस और एक ऑनलाइन बिजनेस। ऑफलाइन बिजनेस के अंदर आपको नॉर्मली अपनी सेल्स का डाटा एक्यूरेट करना है, क्योंकि परचेज का डाटा ऑलरेडी आपके जीएसटीआर 2A में आ जाएगा। अब जीएसटीआर 2A क्या है ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी सेल का डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें एक्यूरेट कर सकते हैं तो आप जीएसटी रिटर्न फाइल करने की सोच सकते हैं। मगर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, तो आपको अपना जीएसटी का डाटा 3-4 जगह से क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला आपकी बैंक स्टेटमेंट से कि जितना पैसा आया है उसके आसपास सेल है कि नहीं है। दूसरा टीसीएस रिटर्न से, क्योंकि ये जितने भी प्लेटफॉर्म है आपकी टीसीएस काटते हैं। तीसरा 26AS से, क्योंकि जब भी ये प्लेटफॉर्म आपकी रिटर्न आप सेल करते हो तो ये प्लेटफॉर्म भी, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका डेटा भेजते हैं। चौथा जो हो गया, इनकी जो वेबसाइट से डेटा निकलता है उससे भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपको अपना डाटा कई जगह से वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये सब खुद कर सकते हैं, आपके पास समय है, आपके पास मतलब कैपेबिलिटी है इन चीज़ों को रिसेंटली और जल्दी जल्दी सीखने की। जल्दी जल्दी सीखना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी रिटर्न के अंदर हर 3 से 4 महीने में चेंजेस आते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, पहले HSN समरी मैंडेटरी नहीं थी, अब वो मैंडेटरी है। पहले डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड देना मैंडेटरी नहीं था, अब वो मैंडेटरी है। अब क्या होता है कि आपने किसी से जीएसटी रिटर्न फाइल करनी सीख ली, आज की डेट में सीख ली, अब आप अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो आप अगले 5 महीने तक, 7 महीने तक भी वही वैसे ही फाइल करते रहेंगे जो सीखी है आपने। आपको पता ही नहीं लगेगा क्या क्या चेंजेस आ गए हैं जो कि मैंडेटरी है, जो ना करने से आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो सर इसका आंसर अब मैं क्रक्स में बताता हूं। अगर आप जीएसटी लॉ से अपडेट रह सकते हैं, आप अपने बिजनेस के साथ साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं कि नहीं मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा, मैं तो सब कुछ खुद करूंगा। सर ऐसे तो घर का काम भी आप खुद कर सकते हैं, वहाँ पे हेल्प क्यों रखते हैं आप, ठीक है। ऑफिस के अंदर जितने काम होते हैं वो आप सब खुद कर सकते हैं, यू आर कैपेबल, फिर भी आप टीम रखते हैं। तो टैक्स के लिए जो सबसे क्रूशियल चीज़ है उसके लिए आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो खुद कर लूँगा। सर आप जो जीएसटी रिटर्न्स के पैसे अपने प्रोफेशनल्स को देते हैं 500, 1000, 1500, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग रन के लिए। डिपार्टमेंट का एक नोटिस नींद उड़ा देता है सर। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपडेट रख सकते हैं तो आप खुद फाइल करें। अदरवाइज मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके आसपास कोई प्रोफेशनल है जो आपके बिजनेस का जीएसटी संभाल रहा है ऑलरेडी दूसरे क्लाइंट्स का, उसके साथ जरूर संपर्क करें जी। सर आप मुझे एक सोल्यूशन बताओ कि मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, इससे मुझे छुटकारा चाहिए, मतलब मुझे सरेंडर करना है, कैसे कर सकते? अच्छा जी, मतलब क्वेश्चन ये है कि कुल मिला के जीएसटी गलती से ले लिया, हाँ। या फिर आपका बिजनेस या आपका जो भी प्लान है वो अकॉर्डिंग टू योर विश नहीं चला, अब जीएसटी को सरेंडर करना चाहते हैं, उसका सही तरीका क्या है? तो सर जीएसटी को सरेंडर करने का सबसे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और यही तरीका आपने यूज करना है अगर आप फ्यूचर में किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। सबसे पहले आपको 6 महीने की नील की जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। सेकंड, इन 6 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जो करंट अकाउंट है उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी स्टॉक है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 0 हो जाना चाहिए, यानी कि जो भी स्टॉक है दैट शुड बी सेल, सारा का सारा सेल होना चाहिए। इस प्रोसीजर के बाद आपको GSTR 16 फॉर्म फिल करना है, और जब GSTR 16 फॉर्म आप फिल करके सबमिट कर देंगे
उसके बाद भी आपने जीएसटी रिटर्न फाइल करना बंद नहीं करना है जब तक आपको जीएसटीआर 19 के अंदर सरेंडर सर्टिफिकेट ना मिल जाए। नॉर्मली लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से क्या सुना हुआ होता है कि भाई 6 महीने रिटर्न फाइल ना करो तो जीएसटी अपने आप सस्पेंड हो जाता है या सरेंडर हो जाता है। सर वो सरेंडर नहीं होता, वो सस्पेंड होता है। सस्पेंशन और कैंसिलेशन में फ़र्क है। कैंसल आप कराते हो प्रॉपर प्रोसीजर से, और सस्पेंशन होता है तब जब आप कहीं ना कहीं रूल फॉलो नहीं कर रहे होते, और जब आप रूल फॉलो नहीं कर रहे होते तो उस समय लगती है पेनल्टीज। तो सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आधे ज्ञान के थ्रू अपनी रिटर्न्स फाइल करना बंद ना करें, प्रॉपर तरीके से जाए। और इसके अंदर अगर आप खुद ये सब कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, क्योंकि आपको इस पूरे प्रोसीजर में 2-3 चक्कर डिपार्टमेंट के काटने पड़ सकते हैं। अब वहाँ पे ऑफिसर से बात करना, अपनी बात को रखना, हो सकता है एज ए लेमैन, एज ए बिजनेसमैन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो अगर आप प्रोफेशनल के थ्रू ये काम करेंगे तो हो जाएगा, मगर सही तरीका यही है जीएसटी नंबर को सरेंडर करने का। तो सर आप तो डरा रहे हो। हाँ जी, मुझे पता था कि ये पॉडकास्ट ख़त्म होने तक आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सर मैं तो इस पॉडकास्ट में डरा रहा हूँ। तो सर मैं कहना चाहता हूँ व्यूअर से कि कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि इस पूरे पॉडकास्ट में मैंने कौन सी ऐसी बात कही है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है या जो गलत है। और अगर सही इन्फॉर्मेशन लेना डराना होता है तो हाँ सर डरा रहा हूँ। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग हो ना हो, इंफॉर्मेटिव होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस लॉन्ग रन तक चलाना है आपने। यहाँ पे डोपामाइन रिलीज करने वाली चीज़ें नहीं होती है। जो सही है वो सही है, चाहे आपको डर लगता है तब भी, चाहे नहीं लगता तब भी, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि आपको लॉन्ग रन तक लीगल जो कॉम्प्लिकेशंस है वो फेस ना करनी पड़े। तो आप इसको एज ए इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। आपको ये लगता है कि मैं डरा रहा हूं तो ये जरूर बताइएगा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो लॉ के अकॉर्डिंग मैंने नहीं बताई, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैंने झूठ बोला है। अगर आप गूगल आजकल सबके पास है, एक एक क्वेश्चन को आप गूगल पे डालिएगा, एक भी सेंटेंस जो है मेरी स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा आपको जो भी लॉ के अंदर लिखा है। हाँ ये हो सकता है कि आज तक आपने जितनी भी रील्स देखी है या पॉडकास्ट देखे हैं वो आपके डोपामाइन बढ़ाते हैं, तभी आपको वो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने सच इन्फॉर्मेशन दे दी तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, मगर एक्चुअल में दवाई कड़वी ही होती है। तो इसको आप दवाई मान के भी पी सकते हैं, मगर इन्फॉर्मेशन वो है जो एज ए बिजनेसमैन आपको लॉन्ग रन तक काम आने वाली है। क्या आप भी बिजनेसमैन की हेल्प करते हो? अच्छा जी, बीइंग ए टैक्स प्रोफेशनल मैं अभी भी 400 से ज़्यादा हमारे क्लाइंट हैं, जिसमें लगभग 150 जो है वो ऑनलाइन सेलर है, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं। बाकी के अंदर कॉर्पोरेट्स भी है, छोटे बिजनेसमैन भी है, वो बिजनेसमैन भी है जिनकी 100 करोड़ 200 करोड़ की सेल्स है। तो कुल मिला के आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप एक स्टैब्लिश बिजनेस तैयार कर चुके हैं, चाहे आप अभी सोच रहे हैं बिजनेस करने की, या आप अभी इनिशियल स्टेज पे है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा। पर डे मैं 2 से 2.5 घंटे निकालता हूं व्हाट्सएप पर जवाब देने का। कॉल इसलिए नहीं करना है क्योंकि कॉल उठाना मुश्किल हो जाता है, और जब मैं कॉल नहीं उठाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार व्हाट्सएप पॉडकास्ट में तो बोल गया था और यहाँ फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपको हेल्प चाहिए, आप नीचे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको 100% सेम डे रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो हम इस पॉडकास्ट के अंदर कवर नहीं कर पाए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। जी, हमारी ऑडियंस कमेंट्स करके पूछ सकती है, बट मुझे भी एक माइंड में अभी क्वेश्चन आया रिसेंटली कि इन केस अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने बताया 40 लाख हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में है तो 40 लाख, अगर आप सर्विस सेक्टर में है तो 20 लाख तक आपको दिल्ली के अंदर जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने स्टेट की ये थ्रेशोल्ड लिमिट चेक कर सकते हैं। मतलब मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया और मैं 40 लाख से अंदर ही ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, दिल्ली में काम कर रहा और कोई ऑफिसर मेरे ऑफिस पहुंचता है, अच्छा, तो फिर मैं उनको किस तरीके से जवाब दूंगा? क्योंकि मेरे को तो आपके थ्रू इतनी ही नॉलेज मिली। हाँ जी, तो फिर इस नॉलेज को कैसे बढ़ाएं या फिर उनको क्या जवाब दें? अच्छा जी, देखिए जी, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक तरीके से करता हूं क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूं। नॉर्मली क्या होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स है वो टैक्स चोरी ना हो रही हो इस वजह से कभी कभी विजिट पे निकलते हैं। तो उस विजिट के अंदर वो रैंडम चेक करते हैं,
उस समय मैंने कह दिया कि सर 40 लाख से नीचे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जब भी डिपार्टमेंट आता है वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है। हाँ। उस डॉक्यूमेंट की सबसे पहली जो इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट होता है वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। हाँ। तो सर सबसे पहले तो आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक की जाएगी। उस बैंक स्टेटमेंट में अगर 40 लाख से नीचे की आपकी ट्रांजैक्शंस है तो विश्वास कीजिएगा वो आपको वैसे ही परेशान नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो लॉज। उनको पता है कि दिल्ली के अंदर 40 लाख तक की ट्रांजैक्शंस के ऊपर ट्रेडिंग में जीएसटी नंबर नहीं चाहिए। तो अगर वो वहां पर आपको कुछ नेगेटिव भी बोल के जाते हैं तो वो अपने स्टैंड पर आगे रह ही नहीं सकते, और उनके पास इतना समय भी नहीं होता, उनकी इंटेंशन भी नहीं होती कि बेमतलब में किसी को परेशान किया जाए। हम पूरे दिन डिपार्टमेंट के साथ डील करते हैं। बहुत आज के टाइम में तो मुझे पहले का नहीं पता, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ होता है डिपार्टमेंट का भी, बिकॉज एवरीथिंग इज ओपन नाउ। हर किसी के पास सोशल मीडिया की पावर है, हर किसी के पास गूगल है, सबको सब चीज़ें पता है। तो डिपार्टमेंट भी वहाँ पे आपको क्वेश्चन करता है जहाँ पर आप गलत है। तो अगर आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर उनको अपेरेंटली दिख रहा है कि आप थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे हैं और बाकी जो मैंने आपको बताया कि हाँ दिल्ली के अंदर ही काम कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र होके रह सकते हैं। अदरवाइज आपको मैंने लास्ट तो बता ही दिया, नंबर मेरा नीचे चल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी जी। अच्छा, इसमें लास्ट में मैं अपनी तरफ से एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ। हम सब एआई यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एआई यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डिपार्टमेंट भी एआई यूज़ कर रहा है। उनके पास हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, हमसे ज़्यादा फंड है, हमसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ है, हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो जो भी आप कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज आपकी सारी ट्रांजैक्शन आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड से लिंक्ड है। तो ओवर स्मार्ट ना ही बने तो ही फ्यूचर में बेनिफिट में रहेंगे। तो जो चीज़ सही है उसे सही करें, जहां पर आप सही है तो डिपार्टमेंट आपको परेशान नहीं करेगा। इसके साथ ही पॉडकास्ट खत्म करता हूं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली और आई होप ऑडियंस को भी मिली होगी जी, वो तो कमेंट में बता देंगे। बिल्कुल, कमेंट में पता लग जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट्स में कर सकते हैं या फिर सर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ बड़ा क्वेश्चन बनता है तो फिर नया पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।